समवायी एक्यूप्रेशर में उपस्थित एम.के. यादव, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, धनंजय कुमार सिंह, सुश्री ललिता, हम लोग एस्पस प्रयागराज से संबंधित है और इस समवायी फाउंडेशन के माध्यम से जो उनकी शिक्षा है, उनका ज्ञान है, उनकी चिकित्सा शिक्षा है, उसको जन जन जागरण अभियान के तहत सब लोगों के बीच वितरित करना चाह रहे हैं। हम वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं, उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। वो 3 मनीषी हमारे, एक ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर हैं, दूसरे वर्तमान में अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल जो एस्पेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन हैं श्री एस.एस. सराफ, उनके हम ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धावनत हैं। उन गुरुओं से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा की हो और चाहे चिकित्सा शिक्षा, उसको हम अपने लोगों के बीच में वितरित करते हैं, प्रसारित करते हैं, ताकि उनके माध्यम से यह अन्य लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ सबको मिल सके। तो हम आज की तिथि में हमारे बीच में श्री धनंजय कुमार सिंह उपस्थित हैं, जो आयुर्वेदिक ललिता जी अब आ गए हैं तो पहले पढ़ा देंगे। जी सर, पढ़ा देंगे। तो हमारे बीच में ललिता जी उपस्थित हैं। उन्होंने कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो हम लोग आज उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने विषय को, डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे जहां से उन्होंने खत्म किया था उसके आगे पढ़ाना शुरू करें। तो सुश्री ललिता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को। नमस्कार। नमस्कार। कल हम लोग देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे शरीर में कोई भी दिक्कत आती है ना, सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखना चाहिए। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखेंगे तो हमारा सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसमें से देखे थे कि डाइजेशन खाना कैसे होता है, एब्जॉर्ब कहाँ होता है, किसका कब डाइजेशन होता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मुंह के बारे में पढ़े थे, उसमें दांत और जीभ के बारे में देखे थे। ठीक है, दांत के 4 प्रकार के होते हैं, जीभ का क्या काम है। उसके बाद एसोफेगस देखे थे, स्टमक देखे थे, खाना एसोफेगस से स्टमक में आती है। सबसे पहले हम खाने को खूब चबाते हैं, चबाने के बाद जीभ क्या करती है, उसको लार मिलाती है, लार मिला के वो आगे भेजती है एसोफेगस में। एसोफेगस में एक वेव आती है, प्रोपल्सिव वेव, उस वेव के कारण खाना आगे जाती है। ठीक है, उसके बाद एसोफेगस से स्टमक में जाती है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक एसिड उसमें मिलती है, और खाना कम से कम वहां पे 3 से 4 घंटे रहती है। ठीक है, फिर स्टमक से ड्यूडेनम में आती है, ड्यूडेनम में आने के बाद वहां पे बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस आके मिलती है खाने में, जो उसको फैट को डाइजेशन करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, और ड्यूडेनम के बाद हम लोग पढ़े थे कि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पहला भाग का नाम है ड्यूडेनम, बीच वाले का भाग का नाम है जेजुनम और फिर इलियम। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखे थे कि क्या क्या उसका कार्य है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या करता है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टाइनल जूस देती है भोजन में, मतलब जो भी भोजन तो आप नहीं कहेंगे उसको, जो भी उसका मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसमें वो अपना जो भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है, डाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो अपना इंटेस्टाइनल जूस देकर उसको और अच्छी तरह से डाइजेशन करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी होती है खाना।
पेज नंबर 44 पे देखते हैं हम। पेज नंबर 44 पे है छोटी आंत में भोजन तत्व 8 से 10 घंटे रहते हैं और इसके कार्य है पाचन, श्रवण, शोषण और ऑब्जर्वेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? डाइजेशन होता है, सिक्रेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक है। शोषण, एब्जॉर्ब मतलब जो भी हम खाए, विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सभी चीजों का एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है और इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस ये इंटेस्टाइन में हमारा 2 तरह का मूवमेंट होता है, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, ठीक है। पहला है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट इज ए वेव ऑफ कंट्रैक्शन प्रोसेस्ड बाय ए वेव ऑफ रिलैक्सेशन। इस तरह की गति इंटेस्टाइनल कंटेंट को 2 सेंटीमीटर आगे भेजती है पर मिनट। ये पेरिस्टाल्टिक एक प्रकार का मूवमेंट है जो आंतों में होती है, बड़ी आंतों में और छोटी आंतों में। इस मूवमेंट के कारण ही खाना आगे जा पाती है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा जो बनावट है ना बहुत ऐसे है, मतलब ऐसे 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 है, तो अगर कहीं खाना अटक के भी रह सकता है अगर मूवमेंट ना हो वहां पे। इसीलिए एक प्रकार का मूवमेंट होती है ताकि खाना कोई से भी कॉर्नर में फंसा हुआ आगे आ जाती है, इसी मूवमेंट के कारण, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, ठीक है। उसके बाद है सेगमेंटेशन मूवमेंट। ये वेव इंटेस्टाइन को सेगमेंट में बांटती रहती है। मतलब ना वो जो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आकार बना है सेगमेंट, मतलब भागों भाग में, जो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आकार होता है ना वो ऐसे ही होता है और भाग भाग में बटा रहता है। एक बार जैसे वो मूवमेंट होती है तो खाना ऐसे करके आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। ये ये वेव इंटेस्टाइन को सेगमेंट में बांटती रहती है, इस वजह से एंजाइम को अधिक सरफेस एरिया क्रिया हेतु मिल जाता है। वो जो हमारा इंटेस्टाइन है जैसे ही वो थोड़ा सा हिलता है खाना आगे बढ़ती है, जिसके कारण वहां पे इंटेस्टाइन में जो जूस है वो और ज्यादा सिक्रेशन हो जाती है, उसको एरिया मिल जाता है, ठीक है। एंजाइम भी सिक्रेशन होती है, ठीक है। इसकी वजह से एंजाइम की अधिक सरफेस एरिया क्रिया हेतु मिल जाता है। इस वेव के कारण इंटेस्टाइनल फूड कंटेंट बार बार चोक होता रहता है, मतलब मिलता रहता है, ठीक है। कंटेंट बार बार चोक होता रहता है, इस वेव से फूड कंटेंट कतई आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत में तत्वों का शोषण, किस किस चीज का छोटी आंत में शोषण होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। छोटी आंत का अगला महत्वपूर्ण छोटी आंत का अगला महत्वपूर्ण कार्य भोजन तत्वों का हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप उत्पन्न ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लवण, विटामिन जल का शोषण करना है, ठीक है। छोटी आंत का सबसे मुख्य काम ये कह सकते हैं कि छोटी आंत में ही सभी चीजों शोषण करने हेतु छोटी आंत की एपिथेलियल मॉडिफाई होकर विलाई की संरचना बनाती है। वो जहाँ पे उसका एब्जॉर्ब होने का जगह है ना छोटी आंत में, वहां पे एक संरचना बनाती है, ठीक है, ताकि उस जगह को वो मतलब जो भी वहां पे है मिनरल्स, विटामिन को एब्जॉर्ब कर सके। वहां पे ऐसा आकार बनाती है। अब आंत की अंदरूनी दीवार में एक ऐसा आकार बनता है ताकि वहां के मिनरल्स और विटामिन को वो एब्जॉर्ब कर सके, जिसे विलाई कहते हैं, ठीक है। एक विलस उंगली आकार की संरचना है जिसमें एक सेंट्रल, लैक्टल और पेरिफेरल ब्लड कैपिलरीज होती है। उसी इस विलय में क्या है ना, विलय पहले ना जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें कुछ ऐसा रेशेदार जैसे आकार होती है, उसमें क्या होती है आर्टरीज और वेन्स होती है, ठीक है। और उसी आर्टरीज में खान उसमें इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर आर्टरीज में आती है। और ये कहाँ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी दीवार में ही है उपस्थित, ठीक है। विलाई जैसे संरचना बनाती है जिसमें आर्टरीज होती है और उसी आर्टरीज में खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है। शोषण एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन मेथड तथा इंडोसाइटोसिस तरीके से होता है। विभिन्न तत्वों का शोषण इसमें अनुपात में दिया हुआ है कि कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में कितना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है।
छोटी आंत में भोजन तत्वों में से तत्वों के शोषण के पश्चात शेष भाग बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है। छोटी आंत का ये सब इतना काम करने के बाद खाना आगे चली जाती है बड़ी आंत में। छोटी आंत से शेष खाद्य पदार्थ सीकम में आता है। सीकम एक थैलेमोनियम रचना है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है ना, उसे कहते हैं इलियम। और छोटी आंत से लगा हुआ जो बड़ी आंत होती है वो उसको कहते हैं सीकम। ठीक है, इसीलिए कहीं कभी उसको उसका कहीं नाम है इलियोसिकम, इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, वो एक द्वार जैसा होता है। छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट इलियम और बड़ी आंत का पहला पार्ट सीकम। ठीक है, थैलेमोनियम संरचना है जिसमें 4 से 8 सेंटीमीटर लंबी कुंद नली अपेंडिक्स लगी होती है और वहीं पे अपेंडिक्स लगा रहता है। वहीं पे एक छोटी सी आकार होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का भी बहुत बड़ा काम है, शरीर को से बचाता है। और ये कहाँ होता है अपेंडिक्स? तो छोटी आंत के लास्ट में और बड़ी आंत के स्टार्टिंग में स्थित रहता है अपेंडिक्स। ठीक है, ये देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई 1.2 से 1.6 मीटर होती है। ठीक है, छोटी आंत से कम होती है परंतु बड़ी आंत का डायमीटर अधिक होने के कारण इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। छोटी आंत जो है ना लंबाई में बहुत बड़ी होती है और बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, बस इतना ही कारण है कि बड़ी आंत का जो डायमीटर है वो बड़ा है, इसीलिए चौड़ी है अधिक, इसीलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कम है, इसीलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत का क्या क्या काम है? छोटी आंत का काम देख लिए कि हम लोग 2-3 चीजें हैं, एब्जॉर्बेशन, सिक्रेशन और डाइजेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बड़ी जो काम है वो है जल, लवण और विटामिन का शोषण। यहाँ पे जो भी बचता है जल, लवण, विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, म्यूकस का स्रवण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों का स्टोरेज, जो भी वेस्ट मटेरियल है, मतलब वो तो हमारा वो तो जो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो भी नर्व लगा है वो तो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी वेस्ट चीजें निकलती है, निकलने से पहले वहां पे वो स्टोर रखने का भी काम करती है। जब लगता है कि सही जब वो भर जाता है या फिर जब मैसेज जाती है तो फिर वो बाहर निकलता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के भाग, लार्ज इंटेस्टाइन कैसे, वो फिगर में देखिए यहाँ पे। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ना नीचे सीकम लिखा हुआ है, यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। पहला भाग को कहते हैं असेंडिंग कॉलन, जो इधर से गई वो असेंडिंग कॉलन, फिर ऐसे हुई वो ट्रांसवर्स कॉलन, लिखा है वहां पे, हाँ नीचे देखिए लिखा है ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, ऐसे जाती है, आ रही है मतलब असेंडिंग कॉलन, फिर ऐसे हुई तो ट्रांसफर, और नीचे आई तो डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ही नाम है कॉलन। ठीक है, साइंटिफिक। इसे राइट कोलिक फ्लेक्सर भी कहते हैं और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। या फिर इस साइड जो है ना, ये इस साइड जो राइट साइड है हमारा, इसे राइट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं और इसे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर कहते हैं। ठीक है, या फिर राइट वाले को ना हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं और लेफ्ट साइड को स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, क्योंकि इस साइड लीवर आता है और इस साइड हमारा स्प्लीन आता है। ठीक है, और ये हो गया असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और फिर जैसे यहाँ पे मुड़ता है इसको कहते हैं पेल्विक कॉलन। ठीक है, फिर आगे आते हुए ऊपर जाती है जिसे पेल्वी रेक्टल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में रेक्टम है और उसके आगे एंस। ठीक है, अगर कुछ पूछेंगे, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रेगमेंटेशन, ये ना कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या बनता है, किससे अभिक्रिया करके, वो दिया गया है। ठीक है, श्रोणी बृहद आंत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय और गुदा नली पेल्विक कॉलन, और रेक्टम और रेक्टम कैनल। बड़ी आंत में मांस
पेरिस्टाल्सिस के कारण उत्सर्जी पदार्थ अब पेल्विक कॉलम में पहुंच जाता है। यही वो जगह है जहाँ पे डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स सेट होने पर मल त्याग दिया जाता है। इसी को निष्क्रिय होने पर कब्ज और हाइपर एक्टिव होने पर बार बार मल त्यागने पर जाना पड़ता है। रेक्टम एक फुला हुआ अंग है जिसमें मल पहुंचकर डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स हाई डिग्री का सेट कर देता है और मल रेक्टल कैनल की ओर चला जाता है। बता रहा है कि कैसे प्रेशर होती है और फिर वो ट्रांसफर हमारा जो डिसेंडिंग कॉलन है वहां से रेक्टम में आ जाती है। ठीक है, रेक्टल कैनल के दोनों छोर पर स्फिंक्टर आंतरिक और बाह्य, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो हमारे जो रेक्टल कैनल जो है ना, यहाँ पे देखिए ये फिगर बना है, वहाँ पे लिखा था रेक्टल कैनल। वहाँ पे दो प्रकार के छेद कह सकते हैं कि दो छेद होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, एक पहला वाला जो सबसे पहले वो इंटरनल है, उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल है। जब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आती है तो सबसे पहले इंटरनल स्फिंक्टर द्वार पे आती है। वो क्या होता है हमारा, वो हमारा अनैच्छिक होता है, हमारे मतलब हमारे बल पे नहीं होता है, मतलब हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो शरीर अपने आप करती है इंटरनल। और जब वो वेस्ट मटेरियल आगे चली आती है उस दीवार के आगे, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो हमारे स्वेच्छा पर निर्भर है, जब हम चाहे तब जा सकते हैं मल त्यागने के लिए। ठीक है, ये वॉलेंट्री होता है। दो दीवार होती है, एक पहला वाला इनवॉलेंट्री और दूसरा वाला वॉलेंट्री। पहला वाला इंटरनल स्फिंक्टर, दूसरा वाला एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, hot burn is a burning sensation behind the sternum. It is due to reflux of acid into esophagus may due to esophagitis और duodenal ulcer। ये बता रहा है कि जैसे कोई कहता है ना छाती में जलन हो रहा है, तो सब सोचते हैं कि हार्ट में ही दिक्कत है, लेकिन वो हार्ट का दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे बता रहा है कि ये एसिडिटी के कारण, या कभी कभी क्या होता है एसिडिटी के कारण वो गैस आग ऊपर की ओर चली जाती है, जिसके कारण छाती में दर्द और जलन होती है। ठीक है, हार्ट बर्न is a filling of mouth with a fluid how not necessary due to an organic disease may be accompanied with the pain of duodenal ulcer। तो बता रहे हैं कभी कभी अचानक मुंह में पानी आ जाता है, वॉमिटिंग जैसी लगती है, मिचली होता है, तो ये बता रहा है कि ये एक प्रकार का ड्यूडेनल अल्सर का लक्षण है। of small amount of the acid of gastric content with common both its function and organic disease of the stomach। हो गया, आगे तो नहीं, आगे तो नहीं पढ़ाना है। आगे फूड और न्यूट्रिएंट्स है, अगर पढ़ाना है तो 2 पेज पढ़ा देंगे, 1-2 पेज। हाँ तो पढ़ा दीजिए। हाँ भी खोले उसको, हाँ खोल दीजिए। देख लिए कि खाना कैसे डाइजेशन होता है, कहाँ क्या होता है, कि कहाँ किसका कार्य होता है, लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या खाना चाहिए हमें। ठीक है, कब क्या कब
लोग बीमार इसलिए पड़ रहे हैं आजकल ज्यादा की, क्योंकि उसको खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उस तरह का विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है। बीमारी होने का एकमात्र यही कारण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आगे स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। ये शरीर एक प्रकार का मशीन है, इसमें जैसा डालेंगे वैसा ही बाहर दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये जानना। भोजन के बिना प्राणी जीवन लंबे समय तक नहीं संभव है। गर्भावस्था में विकसित भ्रूण अपनी माँ पर परजीवी की भांति है। परजीवी का मतलब ये है कि वो खुद ही, मतलब वो दूसरे पर डिपेंड है। जो गर्भावस्था में जो बच्चा है वो दूसरे पर डिपेंड है, उसे परजीवी कहते हैं, या पैरा। ठीक है, ये अपने विकास हेतु समस्त आवश्यक तत्व माँ से लेता रहता है और उनमें से कुछ प्रतिशत तत्व अपने शरीर में भंडारित भी कर लेता है। ठीक है, ताकि जन्म लेने के पश्चात कुछ काल तक उसकी ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण होती है, क्योंकि वो पैदा होने के तुरंत बाद ही खाना खाना स्टार्ट नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं और कम कम करते हैं। उसको इतना मिल जाता है और वो उतना स्टोरेज भी कर लेते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद तक भी वो उसको सही से अपना खा सके, अपना एनर्जी सके। ठीक है, मानव को भोजन की आवश्यकता बुनियादी तौर पर ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, शरीर में हम कुछ भी करते हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, यहाँ तक भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, वो ऊर्जा हमें खाने पीने से ही मिलती है। ऊर्जा वो बल है जो जीवित शरीर में आवश्यक कार्य होनी चाहिए, जैसे श्वसन क्रिया, रक्त प्रवाह, किडनी में रक्त छानने की प्रक्रिया, नर्व इम्पल्स बनती है। ठीक है, नर्व इम्पल्स बनती है, ये समस्त कार्य में शरीर समस्थापन बनाए रखने हेतु आवश्यक है। सभी कार्य के लिए, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, जो हम बाहर का एक्टिविटी करते हैं उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर भी जो जो कार्य होता है, जैसे हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, या फिर किडनी में फिल्ट्रेशन की क्रिया हो गई, श्वसन, अंत श्वसन, बाह्य श्वसन, मतलब जो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शिशु को प्रथम आवश्यक तत्व ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी मदद से वो अपने भंडारित तत्वों से ऊर्जा उत्पादन कर लेता है। ऑक्सीजन मतलब उसके जो शरीर में है वो सब कुछ है, वहां पे ग्लूकोज वगैरह सब है। जब हम आग लगाते हैं ना, आग लगाने में ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है। अगर आप ना बहुत ऊपर जाके जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, या फिर आप आग जला के उसको ढक देंगे ना गिलास से या फिर किसी भी चीज से, तो वो बुझ जाएगी। फिर आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी तरह जैसे बच्चा पैदा होता है उसको ऑक्सीजन मिलना उतना जरूरी होता है, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन जाती है शरीर में और फिर वो खाना वहां पे बनने लगता है, मतलब वहां पे स्टोरेज है, वो जलने लगता है और प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन जिसकी मदद से वो भंडारित तत्वों से ऊर्जा उत्पादन कर लेता है। इसी के साथ जल एवं सूर्य की किरणें भी उसके शरीर पर ऊर्जा उत्पादन में सहायक रहते हैं। जन्म के कुछ काल बाद शिशु का भंडार जब खाली होने लगता है, तब पृथ्वी ऊर्जा मिलनी आवश्यक हो जाता है, पृथ्वी ऊर्जा। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा होगी, जल हो गया। ठीक है, वाले तत्व पृथ्वी में उपलब्ध है, किंतु मानव शरीर उन्हें मौजूदा आकार में नहीं ले सकता, जबकि वनस्पति जंगल पृथ्वी तत्वों से अपने लिए ऊर्जा ले सकने में सक्षम है और प्राणी जगत के लिए ग्राह्य तत्वों का भंडार भी प्रदान करते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे पेड़ पौधे डायरेक्ट पृथ्वी पर डिपेंड है, मतलब वो अपना खाना सूर्य के प्रकाश से, जल से, वायु से ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य जो है उससे कुछ अपना गृह तत्व है। ठीक है, खाना बनाने के लिए मानव शरीर को स्वस्थ और जीवित रहने हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें मुख्यतः है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और लवण। ये सभी तत्व वनस्पतियों में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रूप में भंडारित रहते हैं। इसमें प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रोक्सोमिक प्रिंसिपल भी कहते हैं।
ये बता रहे हैं कि जितने तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, उन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और विटामिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को छोड़कर बाकी चीज हम वनस्पति से प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे मुख्य वो है प्रोटीन, जो कि हमारा शरीर को बना के रखता है। शरीर में हम कहीं भी देखेंगे आप सेल बना है प्रोटीन से, सेल की दीवार बनी है प्रोटीन से, बहुत ऐसी चीज है, प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, जिस रसायन इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को सबसे पहले प्रोटीन देना चाहिए जब वो छोटे रहते हैं, क्योंकि उस समय उसका बॉडी ग्रोथ होता है और अधिक तेज गति से होता है। उस टाइम उसको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, उसका शरीर का आकार और स्ट्रक्चर बढ़ना है। विज्ञान के अनुसार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें कई अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, प्राणियों के लिए आवश्यक है, जीने के लिए प्रोटीन आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से प्राणी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है, बच्चों में उनके विकास होती है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बड़ों में टीयर एंड वाटर के कारण मरी कोशिकाओं के स्थान पर कोशिकाओं को बनने हेतु प्रोटीन की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर में बहुत जगह प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला में विकसित होते भ्रूण हेतु तथा स्तनपान के समय स्तनों में दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोटीन तत्व की आवश्यकता अत्यधिक रहती है। इसके सहयोग से शरीर में अस्थि, पेशियां एवं शरीर परलों का निर्माण होता है। शरीर में संश्लेषित होने वाले एंजाइम और हार्मोन्स और एंजाइम्स भी हमारे प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, बोन शरीर में संश्लेषित होने वाले एंजाइम और हार्मोन इसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं और शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु एंटीबॉडीज का भी निर्माण। आप लोग पढ़े होंगे ब्लड चैप्टर में, जितने भी सारे एंटीबॉडीज थे, एंटीजन थे, वो सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, वनस्पति से प्राप्त होने वाले प्रोटीन तथा जानवरों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन पाचन तंत्र में तोड़कर प्रथम्यता एमिनो एसिड में परिवर्तित की जाती है। चाहे वो जानवरों से प्राप्त हो रही है या पेड़ पौधे से हो रही हो, सभी को ब्रेक डाउन करने के लिए, सभी का मतलब जितने भी प्रकार का प्रोटीन हो, वो शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद एमिनो एसिड के रूप में ही एक्सेप्ट करता है। क्योंकि एमिनो एसिड को ही स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एब्जॉर्ब कर सकता है, प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एमिनो एसिड छोटी आंत में शोषित होकर रक्त के माध्यम से लीवर एवं अन्य कोशिकाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां उन्हें पुनः आवश्यक प्रोटीन संग्रह की क्षमता अत्यंत कम है। अतः अनावश्यक एमिनो एसिड ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग कर लिए जाते हैं और शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर 4.2 कैलोरीज ऊर्जा उत्पादित होती है। यदि भोजन में आवश्यकता से कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वसा की होगी, तब भी प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन हेतु होने लगती है। मतलब ये बता रहा है कि अगर खाने में अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ले रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलती है और ग्लूकोज ऑक्सीजन मिला के खाना बनती है, मतलब एनर्जी के रूप में बदलती है। लेकिन ये बता रहा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो गई और प्रोटीन अधिक ठीक मात्रा में है, तो भी वो ऊर्जा बन सकती है। ठीक है, विभिन्न खाद्य सामग्रियों जैसे रिफाइंड शुगर, ऑयल एंड फैट्स को छोड़कर प्रोटीन की भिन्न मात्राएं मौजूद है। कुछ खाद्य सामग्रियों में प्रोटीन की अधिक मात्रा मौजूद रहती है। ठीक है, जिसे प्रोटीन रिच फूड कहते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, दाल, तिलहन एवं नट्स। मिल्क also can be classified under this category due to allowance is met
फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। शरीर में आवश्यक सभी अमीनो एसिड एक दूसरे में परिवर्तित करने की क्षमता है, किंतु कुछ विशेष अमीनो एसिड है जो शरीर के लिए आवश्यक भी है। मानव शरीर अन्य अमीनो एसिड से उसका निर्माण नहीं कर सकता है, इसे इसेंशियल अमीनो एसिड की संज्ञा दी गई है। ये अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये दसों अमीनो एसिड वनस्पतियों एवं एनिमल प्रोडक्ट्स में, मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो लीवर खुद बनाती है। शायद 24 या 25 प्रकार के प्रोटीन होती है, जो कुछ उसमें जो 12 या 13 प्रकार की प्रोटीन है वो लीवर खुद बनाती है, और 12 प्रकार के प्रोटीन हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो चाहे मीट मछली हो, अंडे हो, या फिर दाल हो, ठीक है, हर साग सब्जियां उससे मिलती है। भोजन में प्रोटीन की आवश्यक मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर, मतलब 1 ग्राम, अगर जैसे 60 किसी का 60 केजी वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उसमें चाहिए, ठीक है। शरीर का भार भोजन में प्रोटीन की सहभागिता 15% होनी चाहिए, जिसमें 50% शुड कम फ्रॉम एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट। तो प्रोटीन भी उतना ही लेना जरूरी है जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और बाकी चीज लेते हैं, ठीक है। बाकी हम ये कल देखेंगे बाद में, ठीक है। ठीक, थैंक यू ललिता, बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में श्री धनंजय सिंह उपस्थित हैं, तो वो आज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो उपचार विधियां हैं, अभी हम लोगों ने उसका सिद्धांत पढ़ा, अब वो जो हम उपचार करें उसको, तो उनकी विधियां क्या क्या है इस पर वो प्रकाश डालेंगे। तो श्री धनंजय कुमार सिंह। नमस्कार सर। एक्यूप्रेशर में उपचार विधियां जो है, जितने भी मतलब हमारी चिकित्सा पद्धति है, सबका जो है एक न एक जो है उपचार विधि उसकी होती है। उसी तरह से एक्यूप्रेशर में भी जो है उसकी उपचार विधि है। एक्यूप्रेशर एक इलाज का प्राचीन तरीका है ये, जिससे शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव डालकर हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक्यूप्रेशर शरीर को ठीक करने के लिए जो है जैव ऊर्जा हमारे शरीर में जो है एक नलिकाओं द्वारा जो है हमारे शरीर में जो है वो रहती है। जहां एक्यूप्रेशर रुक जाता, अरे ये ऊर्जाएं कहीं जो है कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है। इससे हमारे शरीर में जो है तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिनको हम दबाव डालकर प्रेशर से जो है इसको ठीक करते हैं। जो है इसकी विधियों में जो है सबसे पहले हम दबाव द्वारा जो है इसका उपचार करते हैं, जिसमें हम जिमी का प्रयोग करते हैं या प्रोब का प्रयोग करते हैं। जिमी जिसे चित्र में है जो है, मेरे पास भी है जिमी जो है। इससे हम जहां हमारी ऊर्जा रुकी हुई है वहां पर हम दबाव देकर जो है 1-2 मिनट 1 मिनट जो है दाब देकर जो है वहां से ऊर्जा को जो है संतुलित करते हैं। तो दबाव के द्वारा जो 2 से 3 बार जो है दिया जाता है। उतने चाहिए जितना उसकी सहन शक्ति हो और जितना दर्द हो, स्थान को देखकर जो है उस तरह से जो है उस पर दबाव डालना चाहिए, ताकि अधिक दबाव से भी जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये नुकीली होती है। एक तरीका ये हम जो है उपचार करते हैं। सुई के द्वारा भी जो उपचार होता है, ये प्राचीन काल में चाइना ज्यादा होता था जो है, क्योंकि इसमें दर्द ज्यादा होता है, इसलिए इस विधा को जो है यहाँ पर उपयोग नहीं करते लोग जो है।
बड़ी सुइयों का प्रयोग शरीर के विशेष स्थानों पर करते हुए छोटी सुइयों का हथेली या तलुओं पे जो है किया जाता है। पहले निडिल जो है सोने और चांदी की निडिल होती थी जो है। सोने की निडिल जो है ऊर्जा बढ़ाने के लिए होता था, तो चांदी की निडिल ऊर्जा घटाने के लिए होता है। तो इसको भी जो है 15-20 मिनट जो है हम इससे जो है उपचार करते थे। हालांकि ये प्राचीन काल में होती थी जो है, भारत में ये इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता, ये चाइना में होता था जो है। पूरी तरह से बीज सीड थेरेपी होती है, जिसमें हम जो है मेथी दाना, मटर, चना, इसके माध्यम से जो है लगाकर जो है इसको, इससे दबाव डालकर जो है हम इसका उपचार करते हैं। जिस भाग में दर्द होता है, अगर बड़े भाग में छोटे जगह उसको जो है मेथी से टेप के द्वारा चिपका कर 6 से 8 घंटा जो है उसको बीच बीच में 1-1 घंटे पे हम उसको जो है दबाते हैं, जिससे वहां पर जो है ऊर्जा संतुलित होती है और धीरे धीरे वो रोग समाप्त हो जाते हैं जो है, जिसको हम सीड थेरेपी भी कहते हैं। इसमें अलग अलग बीजों का जो प्रयोग किया जाता है इसमें जो है। उसके बाद सुई जब खत्म हो, यहाँ पर बंद हुआ, तो हम जो है मैग्नेट के द्वारा जो है, जितना प्रभाव पहले नीडल से होता था उतने हमारा मैग्नेट से होता है, तो मैग्नेट के द्वारा जो है यहाँ पर उपचार होता है। इसमें तमाम तरह के मैग्नेट आते हैं, जिसको हम बेउल मैग्नेट जो है कहते हैं। ऊर्जा घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए दोनों होता है। जो व्हाइट होता है जो है ऊर्जा बढ़ाती है, और जो येलो मैग्नेट होता है वो ऊर्जा घटाती है। तो जहां ऊर्जा बढ़ा रहता है जो है येलो मैग्नेट लगाते हैं, और जहां घटा रहता है वहां जो है बढ़ाने के लिए व्हाइट मैग्नेट लगाते हैं। ये भी जो है 5-6 से 8 घंटे जो है हम इसको टेप द्वारा उसमें लगाए। इसको मैग्नेट में है कि आपको दबाव नहीं डालना पड़ता, आप 6 से 8 घंटे लगाते हैं तो अपने आप जो है मैग्नेट से जो है ऊर्जा को संतुलित कर देता है। ऊर्जा घटाने बढ़ाने नॉर्थ पोल साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं जो है। नॉर्थ पोल बढ़ाती है और साउथ पोल ऊर्जा घटाने के लिए किया जाता है। इनमें जो है इसमें स्टार मैग्नेट है, चक्र मैग्नेट है, राउंड मैग्नेट है, तमाम तरह के मैग्नेट आते हैं। चक्र मैग्नेट जो ऊर्जा को फैलाती है, उसका प्रयोग हम वहां करते हैं, या तो अधिक स्थान पे, जैसे हम तालाब में जो है कंकड़ डालते हैं तो वो जो है उसके फैलते हैं एक समान, उसमें जो है उस तरह से चक्र मैग्नेट का हम वहां प्रयोग करते हैं जो है, ताकि ऊर्जा वो फैल के जो है पूरे उस एरिया को जो है कवर करे। इसलिए वहां चक्र मैग्नेट का जो है प्रयोग करते हैं। करस्पॉन्डिंग भी करते हैं, और ओरिजिनल पॉइंट पर भी जो है जहां अधिक उसकी जरूरत होती है। उसी तरह से एक स्टार मैग्नेट का भी जो है प्रयोग हम करते हैं, जहां सीट का वो होता है, जैसे सीट में हम दबाते हैं 1-1 घंटे में, चक्र मैग्नेट में दबाना नहीं पड़ता, वो नुकीला भाग उसका जो है वो अपने आप ऊर्जा को जो है संतुलित कर देता है। बेउल मैग्नेट तो घटाने होता है, सीट संतुलित करता है, उसी तरह चक्र मैग्नेट ऊर्जा को संतुलित करता है। स्टार मैग्नेट जो है ऊर्जा को, उसको भी 4 से 6 घंटा हम जो है उसके नुकीले भाग से दबाव पड़ता रहता है, और इससे दबाने की आवश्यकता है इसको नहीं पड़ती है।
इसके बाद बेल मैग्नेट का मैंने बता दिया जो है कि व्हाइट ऊर्जा बढ़ाने के लिए होता है और ऊर्जा घटाने के लिए जो है येलो मैग्नेट होता है जो है। इसके बाद रंग का जो है जो कलर थेरेपी होती है जो है, इसके द्वारा भी हम जो है उपचार करते हैं एक्यूप्रेशर में। रंगों का अपनी एनर्जी होती है, जिस प्रकार जो है जो हम विबग्योर से लेते हैं जो है, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं जो है, उसकी अपनी एनर्जी होती है। इसी तरह से उसका जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो 5 हमारे भौतिक तत्व हैं और 5 काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, तो उसमें कलर का जो है प्रयोग, उसका कलर का भी अपना जो है ऊर्जा होती है जो शरीर पे सूर्य की किरणों के द्वारा जो है उसका प्रभाव शरीर में पड़ता है। हालांकि इसका प्रभाव स्लो होता है, लेकिन इससे रोग ठीक होते हैं। बच्चों में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों में जो है चूंकि मैग्नेट और सीड्स चूंकि उनके अंग नाजुक होते हैं, इसलिए उन पे ज्यादा प्रयोग जो है रंगों के माध्यम से जो है ये थेरेपी दी जाती है। रंगों का असर हमारा आज से नहीं, जो प्राचीन काल से है। जो ये जो आपकी त्योहार अभी आने वाला है होली जो है, होली में रंगों का त्योहार इसीलिए है जो है, जो ये हमारा ये पंचांग, ये हिंदू कैलेंडर से जब वर्ष शुरू होता है, उसके पहले जो है होली का त्योहार इसीलिए मनाया गया जो है कि उसका एक अलग कारण है। लेकिन रंगों का जो है उससे हमारे पूरा शरीर जो है वो संतुलित हो जाता था। एक साल के बाद जो है रूटीन चलता रहता है, जहाँ साल के स्टार्ट होने के पहले जो है ये इसीलिए त्योहार में रंगों का भी जो है हमारे प्राचीन सभ्यता में जो है ये रहा है। अब उसके बाद जो है इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो है, जिसके द्वारा हम अपने ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं। जैसे रिंग है जो है, ये फिंगर रिंग है जो है, इसको जो है डेली 2 से 3 बार जो है सारे अंगुलियों में जो है चलाते हैं, जिससे ऊर्जा हमारी संतुलित होती है। 2 या 3 बार जो है डेली अगर इसको करेंगे जो है, तो इससे जो है चूंकि हमारे अंगुलियों में सारे आर्गन है जो है, तो उनकी ऊर्जाएं अपने आप जो है इससे रिंग्स चलाने से जो है, स्टिमुलेट करने से जो है ये संतुलित होगी और धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी जो है, तो उससे रोग ठीक भी होते हैं जो है। करेला, इसको जो है हाथ में चलाएं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग हमारे पूरे हाथ में है जो है, इसीलिए इसको चूंकि करेला का आकार में है, इसलिए करेला में इसको कहते हैं। हाथ का रोलर है जो है, इसको हाथ पे चलाने से, दोनों तरफ जो है चलाने से इसमें भी ऊर्जा जो है संतुलित होती है इससे। इसी तरह से पैर का इसको बैठ के आप धीरे धीरे जो है पैर पे चलाते रहेंगे, तो चूंकि हमारे हाथ के तलुए और पैर के तलुए में आर्गन स्थापित हैं, तो उससे जो है शरीर की ऊर्जा जो है संतुलित होगी जो है। उसके बाद पिरामिड है, एक लकड़ी का प्लास्टिक का दोनों पिरामिड होता है जो है, इस तरह से जो है ये पिरामिड है। आप इसको जो है इस पे खड़े होकर जो है 4-5 मिनट आप कदम ताल करेंगे जो है, तो इससे जो चुभन होगी जो है, उससे शरीर की ऊर्जा हमारी संतुलित होती है जो है। इसको भी जो है दिन 2 से 3 बार जो है यूज कर सकते हैं। जमीन पर रखकर पैरों पे खड़े होकर कदम ताल से करें। अगर ये ज्यादा नुकीला है, इस पे अपना कपड़ा जो है बिछा कर उस पे भी कदम ताल कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये जो है उससे ऊर्जा में संतुलित हो जाती है।
तीसरा नाभिका संतुलन ऊर्जा के द्वारा सर्वाधिक शक्तिशाली केंद्र हमारी नाभ को एक रबर पंप के द्वारा संतुलित करके शरीर के किसी भी रोग को दूर करने में मदद मिलती है। नाभ अगर आपका उखड़ा हो जो है तो उसको संतुलित करने के लिए बीच में जो है हम दबाव से जो है उसको संतुलित करते हैं। सुबह खाली पेट जो है इस पे धीरे धीरे इसको जो है दबाए तो अपने आप धीरे धीरे संतुलित होती है। अब ये उपचार करने के बाद जो है कुछ सावधानी है इसमें। एक्यूप्रेशर का उपचार जो है सुबह अगर खाली पेट आप करेंगे जो है तो उसका ज्यादा होता है, और यदि ऐसा करने चक्कर बेचैनी जो है तो उस उपचार को जो है थोड़ा जो है रोक देना चाहिए। उपचार के तुरंत बाद खाना नहाने या अधिक मेहनत जो है नहीं करनी चाहिए। 10-15 मिनट बाद जो है थोड़ा शरीर संतुलित हो जाए उसके बाद भी कोई एक्टिविटी करें। अगर उपचार के तुरंत बाद 5-10 मिनट में अगर कोई तकलीफ होती है, सिर भारीपन, बेचैनी, तो उस उपचार को हटा देना चाहिए। मान लें अगर मैग्नेट लगाए हैं, मैग्नेट के बाद जो अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको हटा दें, या रंग लगाए हैं तो उसको धो दे, जो है 10-5 मिनट में वो ठीक हो जाती है। क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है जो है। बैड इफेक्ट तो इसका हो सकता है कि आप कहीं जो है प्रोब से अगर हल्का दबाव डालना, ज्यादा दबाव कर दिया जो है रेडनेस से ये सब आ सकता है जो है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बैड इफेक्ट इसका हो सकता है जो है, तो वो धीरे धीरे अपने आप जो है ठीक हो जाता है जो है। बच्चों के उपचार के लिए मैग्नेट का प्रयोग कम करें। रंगों और मेथी मटर का उपचार करना चाहिए। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय जो है उपचार तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। उपचार में सिर्फ जो है सीड्स का जो है प्रयोग करें, हल्का दबाव दें जो है। मेंस्ट्रुएशन के समय जो है उपचार भी उसी तरह से तभी करें जो है जब बहुत आवश्यक हो जो है। कमजोर व्यक्तियों, बुजुर्गों उपचार के दबाव जो है, क्योंकि उनकी सांस शक्ति देखकर जो है उतने दबाव रखना चाहिए कि उनकी आयु क्या है, जो उनके रोग क्या है जो है। अधिक दबाव दे देंगे उससे दिक्कत हो सकती है। उपचार में प्रभाव इसका जो है, एक्यूप्रेशर उपचार कराने या करने के बाद शरीर की बीमारियों पर सीधा प्रभाव होता है। इसलिए कभी कभी रोग लक्षणों में वृद्धि दिखाई पड़ने लगती है। इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट, बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऊर्जा बढ़ाने घटाने तुरंत बेचैनी का होगा, अतः किया गया उपचार हटा देने से पुनः आराम हो जाएगा। एक्यूप्रेशर उपचार करने के बाद अनेक प्रकार के लाभ के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण सामने आते हैं जो इसके प्रभाव के रूप में समझे जाने चाहिए। इन लक्षणों से घबराने बल्कि ये शरीर के रोगों के विष द्रव्य निकालने की प्रक्रिया को दर्शाते रहते हैं। उपचार के बाद चक्कर या बेहोशी आ जाए तो किया गया उपचार हटाकर रोगी को लिटा दें। धीरे धीरे तलुओं के बीच में मालिश करें तथा नाक के नीचे हल्का दबाव या पैर में जो है K1 पे दबाव देने से जो है चक्कर ठीक हो जाते हैं। ये K1 पॉइंट है और GB26 पॉइंट है, ठीक है। हाँ, K1 और GB26 जो है, GB26 जो है उसके नीचे नाक वाला है। अगर वो सर इसमें जो है उसका वो है जो है ना कि अगर हाई बीपी है तो आप K1 को दबाइए, और अगर मालूम है आपको कि हाई बीपी की वजह से है तो K1 को दबा दीजिए। अगर लो बीपी की वजह से है तो आप GB को दबा दीजिए, GB26 को। लेकिन यदि आपको नहीं मालूम है
कि क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि हाई बीपी है कि नहीं है या लो बीपी का है कि नहीं है, तो आप दोनों पॉइंट पे दबा दीजिए। अगर दोनों पे जो है मतलब लाभ मिलेगा। दोनों उसको भी दबाइए, उसको भी दबा दीजिए, तो बैलेंस रहेगी ना। एक्यूप्रेशर उपचार के बाद गए हैं, शारीरिक और मानसिक स्तर पर परिवर्तन साथ साथ होते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, अत्यधिक उल्लास, आनंद आदि का बढ़ना घटना उपचार के दौरान ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। जो है वो धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी वैसे वैसे वो भी ठीक हो जाएगा। कभी कभी ये देखा जाता है मात्रा अधिक बढ़ जाती है, यह खराब संकेत नहीं है, बल्कि वो भी एक बीमारी ठीक होने का एक लक्षण है। एक्यूप्रेशर में ये भी जो गुड साइन, जैसे जैसे आदमी शरीर आराम मिलता है तो उसको नींद आना स्वाभाविक वो है जो है, और एक्यूप्रेशर द्वारा इसका संतुलन करके शरीर को स्वस्थ करने में सहायता मिलती है। और जैसा कि इसमें है कि इस एक्यूप्रेशर से ऐसा नहीं है जो है कि इससे कुछ ही बीमारियों का जो है इलाज किया जाता है। अब आज इतने मतलब उसमें जो है रिसर्च हो चुके हैं कि आप कोई भी बीमारी एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो है आप इससे इलाज कर सकते हैं। हाँ, इसका जो है प्रभाव हो सकता है धीरे धीरे एलोपैथिक के साथ जो है ये सहायक चिकित्सा पद्धति हो सकती है जो जल्दी उस बीमारी को ठीक कर सकती है जो है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इससे जो है केवल कुछ बीमारी जैसे चोट लगना या जो है कुछ हड्डी सब जो है इलाज नहीं, बल्कि सारे मतलब कैंसर, एड्स, टीबी आदि जो है गंभीर बीमारियों में भी इसका सफल उपचार जो है मिला है और रोगी ठीक हुए हैं जो है। ठीक है सर, बस इसका। हाँ ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग बस कुछ नहीं, केवल वात पित्त कफ में थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। हम लोगों ने अभी वात पित्त कफ पढ़ा था, आयुर्वेद का ही संबंधित है, इसीलिए उस पर कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम लोग जो है भोजन में क्या खाएं। आज मैडम ललिता ने पूरा उसमें बताया कि भोजन के बारे में उन्होंने बताया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और उसके साथ मिनरल्स और वाटर, ये विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 6 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मेन क्या है, तो आप 6 का उल्लेख करिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसके विटामिन और मिनरल्स में वाटर भी शामिल करिए, क्योंकि वाटर के बिना तो संभव ही नहीं। 60% वाटर है, यानी तो आप उनका परसेंटेज आगे वो आप पढ़ेंगे कि 15% आप प्रोटीन खाइए, 50% कार्बोहाइड्रेट खाइए, और उसके बाद 35% के आसपास आप फैट वगैरह लीजिए। वही जो उन्होंने आयुर्वेदिक में बिल्कुल उसको हर चीज को डिफाइन कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट 40 से 50, प्रोटीन को 15 से 20, फैट को 3 से 5, विटामिन 20 से 25%, और रेशा तत्व जो फाइब्रस एलिमेंट्स है वो भी विटामिन का इसमें शामिल है, क्योंकि ये फाइब्रस एलिमेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह आपके मूवमेंट को जो प्लस अभी देखा था ना आपने कि 2 मूवमेंट थे, इसमें एक मूवमेंट जो आपका स्टमक में आया, उसके बाद एसोफेगस से नीचे गया, स्टमक के बाद निकला, तेजी से निकला, और जो आपको छोटी आंत में गया वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था, यानी वो ऐसे मूवमेंट था जिसमें आगे बढ़ना था उसको। अब वो उस मूवमेंट के लिए आपको फाइब्रस एलिमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सलाद खाइए। सलाद खाने की बात क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है ताकि आप जो है ताकि आप सलाद खाते हैं तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से होता है। तो ये हम लोगों ने इसमें, अब भोजन कब किया जाए, तो भोजन करने का समय हम लोगों ने इसमें डिसाइड किया था कि भोजन कोशिश ये करिए कि जो
जिसमें पित्त का एलिमेंट हो। तो पित्त का हम लोग समय कल देखा था कि 10 बजे से प्रातः से लेकर 2 बजे तक का था। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय पित्त का था। इसमें आपको भोजन करना चाहिए और इसीलिए शायद रखा गया होगा कि 10 बजे करीब ऑफिस जाते हैं तो आप थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और 1:30 बजे करीब लंच का समय खाना खा होता है। लेते हैं जी। तो ये उसका कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा, जब आपका शाम की भोजन की बात करें तो जहां पर आपका कफ में पित्त का प्रभाव हो, वो कफ का पित्त का आ रहा है, कफ पित्त आया 6 बजे से 8 बजे तक, यानी कफ में जो पित्त आ रहा है तो वो 6 से 8 है। तो शाम का भोजन आप 6 बजे से 8 बजे तक लीजिए, ताकि पित्त ही ऐसा है जो ऊर्जा जो करती है जो है को पचाता है और पचाने के बाद आग करता है। तो एक ये हो गया। अब आहार के साथ नींद भी बहुत आवश्यक है। जैसे आपने आहार लिया, एक तो भोजन लिया इस प्रपोर्शन में, कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह सब लिया, फिर आपने समय से लिया तो आपका एक वो हो गया। फिर अगर मानव शरीर विज्ञान की बात करें तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपके भूख और प्यास और नींद इन सबको कंट्रोल करता है। तो उस कंट्रोल का अर्थ क्या है, उसको ये याद रहता है, उसको ये आपकी जो आपका समय आप खाना खाते हैं तो याद हो जाता है उसको कि आपको 10 बजे खाना है तो आप 10 बजे भूख आपको लगने लगेगी। ये क्यों? क्योंकि वो याद घड़ी उसके पास है। लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम में घड़ी फिट है। ये जो आयुर्वेदिक जिस घड़ी की बात कर रहे हैं, ऐसी घड़ी आपके ब्रेन में हमेशा के लिए फिट है। आप इसीलिए अगर आप निर्धारित करते हैं कि मैं 4 बजे उठता हूं तो 4 बजे आपकी नींद तो अपने आप खुल जाएगी। तो ये जो सोचते हैं कि कौन निर्धारित करता है, तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम निर्धारित करता है, ब्रेन में बैठा हुआ। और उंगली नंबर जिसको हम लोगों ने 8 में रखा हुआ है, फिंगर नंबर 8 राइट मिडिल फिंगर में रखा हुआ है, वो लिम्बिक सिस्टम है। यानी वो तय करता है, उसके पास घड़ी है और वो तय करता है। तो अगर आप समय से खाना खाते रहेंगे तो उसको ये याद रहेगा कि आपका भूख का समय हो गया है। उसी तरह प्यास का समय है। अगर आपने तय कर लिया है कि सवेरे उठ के आप पानी पीना है आपको, तो हाइपोथैलेमस आपको तुरंत तय करा देगा। तो लिम्बिक सिस्टम हमने रखा हुआ है फिंगर नंबर 8 में, और हाइपोथैलेमस को हम लोग सिक्रेशन के लिए, जो सिक्रेशन उसके होते हैं उनके लिए रखा हुआ है। तो दोनों विचार है। अगर हाइपोथैलेमस से आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट थंब में आपको ट्रीटमेंट देना है। और अगर आप लिम्बिक सिस्टम को घड़ी के रूप में यूज करना चाहते हैं कि आप समय से आपको याद रहे कि भूख प्यास है, तो आप फिंगर नंबर 8 में पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट दोनों में यूज करिए, क्योंकि पित्त ज्वाइंट कंट्रोलर है, पित्त ज्वाइंट कंट्रोलर है और कफ ज्वाइंट में हम लोगों ने रखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम को। तो ये एक तरीका है समझने का, उसको करने का कि अगर आपको भूख प्यास किसी को नहीं लगती है, अगर आप चाहें तो हाइपोथैलेमस को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मेथी हाइपोथैलेमस बांध दीजिए, मेथी लिम्बिक सिस्टम बांध दीजिए, और मेथी बांध दीजिए पित्त, क्योंकि पित्त बीच वाला कंट्रोलर है उसके लिए। हालांकि एक से आप कफ जॉइंट पे बांधेंगे तो भी काम करेगा और हाइपोथैलेमस बांधेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर तब भी उसको आराम नहीं मिल रहा है तो आप बीच की मिडिल फिंगर में भी बीच के पित्त जॉइंट पर भी बांध सकते हैं। अब नींद का जो कंसेप्ट है, अब नींद भी, अगर नींद क्या है, नींद ऊर्जा का जो आप क्षरण कर रहे हैं, तो ऊर्जा उसके लिए कुछ चाहिए उसको। तो नींद के दौरान 2 काम होते हैं। मानव शरीर विज्ञान कहता है कि नींद के दौरान लीवर को सहायता मिलती है। क्या? वो भी आराम नहीं करता, वो होमवर्क करता है, वो उन चीजों करता है जो आपका नींद के न रहने पर, सक्रिय हो रहने पर जो नहीं कर पाता। तो उस चीज को, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने को, यह संग्रहण करने को, ब्लड को रेगुलेट करने को ब्लड उसको चाहिए होगा। तो आप नींद करते हैं तो वो ब्लड थोड़ा सा अपने में ले लेता है एक्यूप्रेशर के हिसाब से। ये बीएचबी नहीं है। बीएचबी तो कहता है कि उस समय वो होमवर्क करता है। अब एक्यूप्रेशर कहता है कि नहीं, उस समय वो, जब आप सक्रिय होते हैं तो ब्लड वो आपको सर्कुलेशन में देता है, और जब नींद लेते हैं तो सर्कुलेशन से ले लेता है, ताकि उसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता हो, क्योंकि ये ब्लड ऊर्जा का एक माध्यम है, ट्रांसपोर्टर है, उसके पास ऊर्जा रखी हुई है, तो वो ऊर्जा को लेता है ताकि अपना काम कर सके। तो नींद इसलिए आवश्यक है, ऊर्जा को
अपने को फिर से चाक चौबंद करने के लिए अब 8 घंटे का समय, लगभग 8 घंटे का समय मैक्सिमम, ठीक है, 8 घंटे का निद्रा काल सबसे अधिक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी 6 घंटे से लेकर के और 12 बच्चों के लिए लिखा हुआ देखिए 1 से 5 वर्ष के बच्चे 12 से 16 घंटे उनको अधिक सोना है, 6 से 15 के लिए 9 से 11 घंटे, 16 से 30 वर्ष के जो है वो 8-9 घंटे स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो मेन लिखा हुआ है, और इसके पश्चात 31 से 50 में 7 घंटे और 51 से 70 वर्ष में 6 घंटे, यानी 6 घंटे अगर आप नींद लेते हैं, नींद का मतलब है सवेरे वो दिन में और रात में दोनों को मिला करके है, तो अगर आप दिन में अधिक सो लेते हैं तो रात में कम सोएंगे, तो दिन में अगर कम सोएंगे तो रात में 5 घंटा 5.5 घंटा सोएंगे, तो आधा पौन घंटा आप घर में नीचे दिन में सो सकते हैं, तो ये उसका समय सारणी है। अब कब नींद का समय है, जो आयुर्वेदिक के हिसाब से, जो आयुर्वेदिक जब घड़ी है, फिर वही बात कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि हम नींद देखें, जब सायं 6 से 8 का हुआ तो 6 से 8 कफ पित्त में हुआ, कफ में पित्त, और कफ में कफ माने तंद्रा, हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी तत्व है, यानी तंद्रिल बनाती है, एक्टिविटी को घटाती है, तो एक्टिविटी घटे कैसे, कफ की वजह से, तो कफ तंद्रालु बनाती है, हमको तंद्रा युक्त बनाती है, यानी निद्रा से तंद्रा एक स्टेप पहले है, तो वो जो कफ का समय है वह निद्रा का समय हमारा शुरू हो गया। वो कब से कब है, कफ पित्त के बाद 6 से 8 के बाद, जैसे आपने खाना खाया तो उसके आप एक घंटे का, जैसे 6 बजे से 8 बजे तक का समय, आपने 7 बजे मान लीजिए 7:30 बजे 8 बजे खाना खा लिया, तो उसके बाद आप तंद्रालु होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद तब आप शुरू करते हैं 8 से 12 कफ का समय है, जो गहन निद्रा काल है। ये समय कफ से कफ यानी तंद्रालु पूरी तरह से निद्रा में आप जाने का समय है, तो ये बेस्ट समय गहन निद्रा का समय है। और इसके बाद जैसे ही आप जब गहन निद्रा ले लेंगे तो आपको 12 बजे से 4 बजे, यानी अगर आप नेचुरली अगर आप 4 घंटे सोना चाह रहे हैं और आप 9 बजे सोए, तो 9 बजे सोने का मतलब ये हुआ कि आप 3-4 घंटे आप फिर मान लीजिए, तो आप 12 की जगह 1 बजे जगेंगे, तो 1 बजे के बाद जब आप उठेंगे तो क्या होगा, ये वात का समय है। वात का समय यह है कि यह आपका समय हो गया कि इस समय आप क्या है, अपने जो वात माने क्या है, वात माने क्रियाशीलता है, जो क्रियाशीलता क्या है, पहले कहते थे शास्त्रों में कि धर्म और अर्थ का चिंतन करना, यही, तो ये अर्थ माने धन नहीं, धर्म अर्थ मतलब हमारे जीवन का धर्म क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, तो जीवन उद्देश्य का है धर्म, जो मेन उसका काम है, और धर्म, और उसको धर्म का पालन किस तरह करें, ये हम जीवन यापन भी उसमें शामिल है, लेकिन धर्म के हिसाब से आचरण कैसे करें, तो ये ब्राह्म मुहूर्त में जब आप उठते थे तो वो आपको जो चिंतन का जो है, जो क्रियाशीलता थी, जो ब्रेन की फंक्शनलिटी थी, वो आपको बढ़िया से फंक्शन करती थी, और तब आपको जीवन जो आप दिनचर्या जो आप करते थे उसको आप बढ़िया से कंट्रोल कर लेते थे, तो इसलिए आपका मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते थे, और फिर जो आप जीवन में करते थे तो वो काल भी आपके साथ रहता था, अग्नि भी आपके साथ रहती थी, वायु भी आपके साथ रहती थी, तो इन सब कारणों की वजह से आप जब इस समय उठते थे तो आप बढ़िया चाक चौबंद रहते थे, और फिर आप कहते थे कि हमारा पर्सनालिटी, जिसको आप आज की डेट में व्यक्तित्व बोल रहे हैं, यह वही धर्म अर्थ की चिंतन से उत्पन्न हुआ है, यह आपके संस्कारों से उत्पन्न हुआ है, ये आपके अभ्यास से उत्पन्न हुआ है। अगर आप समय से उठेंगे तो ये आपका अभ्यास होगा, और धीरे धीरे आपके संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप धर्म अर्थ का चिंतन करेंगे तो यह विचारधारा पर, और यह मन को टोन करेगी, ये मस्तिष्क को टोन करेगी, ये हाइपोथैलेमस को टोन करेगी, ये लिम्बिक सिस्टम को टोन करेगी। क्यों? सबका समय तय हो जाएगा, समय से भोजन, समय से निद्रा, समय से कार्य, और समय से चिंतन, और विचारधारा में परिपक्वता, विचारधारा में उदारता जो हमारे धर्म के वो थे कि धृति क्षमा दमोस्तयम शौच मिंद्री निग्रह धीह विद्या सत्य मत क्रोधो और दशकम धर्म लक्षण, ये धर्म के जो लक्षण थे उन सब पर आप विचार करते थे, तो आपको लगता था कि आपका जीवन सार्थक है। और तब वही जो हमारा कि चारों हम अपने
धीरे धीरे हम मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते थे। तो वही जो है यह आयुर्वेदिक के घड़ी के हिसाब से ये आपकी निद्रा था। अब मल उत्सर्जन के बाद हम लोग अगले जो वो होगा क्लास, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब धनंजय सिंह का भी धन्यवाद, उन्होंने बढ़िया से बताया, और मैडम का धन्यवाद जिन्होंने बढ़िया से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आज पूरा कर दिया है। तो ललिता जी का धन्यवाद, धनंजय सिंह का धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद इसलिए कि आप उपस्थित हुए। और हम लोग अगली क्लासेस मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।